ratios of adiabatic expansion and compression. Volume ratios of adiabatic expansion and compression are 7.5:1, and 15:1 respectively. The pressure and temperature at the start of compression, the pressure and temperature at start of compression are 98 kilonewton per meter square and 44 degrees Celsius respectively. The pressure at the end of adiabatic expansion is the pressure at end of adiabatic expansion is 258 kilonewton per meter square. You have to calculate. A part में है maximum temperature of cycle and B part thermal efficiency हमने calculate. प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया सबने? सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? वी हैव टू ड्रॉ द पीवी डायग्राम. सो वी हैव ड्रॉ द वॉल्यूम एक्सिस, प्रेशर एक्सिस, डीजल साइकिल है, वन से टू एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 to 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, 3 to 4 adiabatic expansion, 4 to 1 heat rejection at constant volume. पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लें. पीवी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो डाटा गिवन है इसको पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंगली नंबरिंग देके मेंशन कर लें. अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? वॉल्यूम रेशियोज ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन. एक्सपेंशन की वॉल्यूम रेशियो कितनी गिवन है? 7.5:1 एंड कंप्रेशन की वॉल्यूम रेशियो कितनी गिवन है? 15:1. अच्छा, कंप्रेशन की वॉल्यूम रेशियो हमें पता है RB से डिनोट करते हैं और कुछ बुक्स के अंदर RC के साथ डिनोट हुआ है. अब वॉल्यूम रेशियो हमारे पास क्या है? 15:1. दिस वॉल्यूम इज द V1, ये मेरे पास क्या है? V2. अब रेशियो से साफ पता चल रहा है कि लार्जर वॉल्यूम ओवर स्मॉलर वॉल्यूम, तो लार्जर वॉल्यूम क्या आ जाएगा? V1, स्मॉलर वॉल्यूम क्या आ जाएगा? V2. तो इट रेशियो विल बी 15:1. तो हमारे पास ये कंप्रेशन रेशियो हमने क्या लिखनी? 15:1. इसी तरह हमने अब लिखनी है एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो. अब यहां से देखिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो हमारे पास क्या होगी? V यहाँ पे क्या है? 7.5:1. इट मींस हमारे पास लार्जर वॉल्यूम और स्मॉलर वॉल्यूम. लार्जर वॉल्यूम क्या है? V4. स्मॉलर वॉल्यूम हमारे पास क्या बनेगा? V3. सो द रेशियो विल बी, एक्सपेंशन रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्सपेंशन रेशियो विल बी V4 अवर V3 एंड इट इज 7.5:1. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा कंप्रेशन रेशियो 15:1 या मतलब 11:1 गिवन हो. आपके पास अगर ये गिवन होती 1:15
तो व्हाट इज मीन कि हमें V2/V1 लिखना है। अगर ये रेशियो गिवन होती 1:7.5 तो ये रेशियो मेरे पास क्या बन जाती V3/V4 बन जाती। तो ये चीज आप लोगों ने देख के लिखनी है कि आपके पास रेशियो किस तरह गिवन है, आइदर V1/V2 गिवन है या V4/V3 गिवन है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद सेकंड में देखें क्या गिवन है। वो कहता है कि द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट 1 से स्टार्ट हो रही है। तो पॉइंट 1 का प्रेशर कितने है, P1 है 98 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और T1 कितना है 44 डिग्री सेल्सियस। सो 44 प्लस 273 इट विल बी 317 केल्विन। टेम्परेचर अगर तो डिफरेंस में गिवन हो तो हम एज इट इज डिग्री सेल्सियस में यूज कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हमारे पास अगर डिफरेंस हमने सिंगल टेम्परेचर यूज करना है तो ये सारे के सारे फार्मूलाज वैलिड है केल्विन टेम्परेचर के लिए। तो आपने हमेशा टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेना है केल्विन के अंदर। The pressure at the end of adiabatic expansion is 258 kilonewton per meter square। अब यहाँ से देखिए adiabatic expansion end कहाँ पे हो रही है, 0.4 के ऊपर एंड हो रही है। तो 0.4 का प्रेशर हमारे पास कितना गिवन है, P4 है 258 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने सारा डाटा जो है वो यहाँ पे लिख लिया। डाटा क्लियर है सबको? V4 को बताइए। किसका? V4 दिस इज द फाइनल V4 हमारे पास 4:1 जो प्रोसेस हो रहा है, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस एंड V4 इज इक्वल टू V1। इसमें V1 15 है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा 15 है, वो रेशियो हमारे पास गिवन है। इट इज नॉट द एग्जैक्ट वॉल्यूम, इट इज जस्ट द रेशियो। इट मींस जब हम इन दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड करें तो रेशियो क्या बनी चाहिए, 15:1 बनी चाहिए। इन दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड करें तो रेशियो क्या बनी चाहिए, 7.5:1 बननी चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, डाटा लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारी क्या था, पीवी डायग्राम। सेकंड स्टेप अकॉर्डिंग टू द पीवी डायग्राम हमने डाटा की नंबरिंग कर लेनी है। थर्ड स्टेप क्या करना है, आपने प्रोसेसेस को 1 बाय 1 मेंशन करना है। अब सबसे पहले देखिए 1 से 2 प्रोसेस क्या है, P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा। अब आपके पास देखें यहाँ पे P1 भी गिवन है, V1/V2 की रेशियो भी गिवन है, गैमा हमें गिवन है 1.4। तो यहाँ से P2 कितना आ जाएगा, P2 विल बी इक्वल टू P1 V1/V2 होल पावर गैमा। P1 है 98 किलो न्यूटन, V1/V2 की रेशियो हमारे पास गिवन है 15 पावर 1.4। तो यहाँ से P2 मेरे पास आ जाता है हाँ जी, कैलकुलेटर है किसी के पास? जी बताइएगा P2 की वैल्यू क्या आती है? तो किलो है 10 पावर 3 मिलते हैं। क्या कह रहे हैं? किलो 10 पावर 3 मिलते तो आपको P2 जो आएगा दैट विल आल्सो इन किलोमीटर पर मीटर सेकंड। 4342 43 0.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हमने P2 फाइंड आउट कर लिया। हमें क्या चाहिए, साइकिल का मैक्सिमम टेम्परेचर। यहाँ से देखें साइकिल का मैक्सिमम टेम्परेचर किस पॉइंट के ऊपर होगा, 2 पॉइंट के ऊपर हीट एडिशन स्टार्ट हुआ। मैक्सिमम हीट एडिशन कहाँ तक जाएगा, पॉइंट 3 तक जाएगा। तो इट मीन जो पॉइंट 3 का टेम्परेचर होगा T3 कोरस्पॉन्डिंगली दैट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। तो हमें जो साइकिल के लिए T मैक्सिमम फाइंड आउट करना है दैट इज द T3। तो आपके पास अब क्या है, वॉल्यूम रेशियो गिवन है, आपने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो आप इसी फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो वी नो दैट PV इज इक्वल टू mRT कोरस्पॉन्डिंग टू मास 1 kg। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, इट विल बी T2/T1 विल बी इक्वल टू V1/V2 होल पावर गैमा माइनस 1। तो यहाँ से देखें T2 कितना आ जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू T1 V1 डिवाइडेड बाय V2 होल पावर गैमा माइनस 1। V1 हमारे पास T1 हमारे पास गिवन है 317 केल्विन, V1/V2 की रेशियो है 15 1.4 माइनस 1। तो यहाँ से T2 जो आ जाता है दैट विल बी इक्वल टू 936.47। T2 हमारे पास कितना आ जाता है 936.47 6.47 केल्विन।
अब हमने T2 निकाल लिए, T2 निकाल लेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस किसके ऊपर आ जाएंगे हम? 2 to 3 प्रोसेस के ऊपर आ जाएंगे। 2 to 3 प्रोसेस क्या है? दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ से लिख लें आप V2 by T2 इज इक्वल टू V3 by T3। अब यहाँ से देखिए हमारे पास T2 तो है, ना ही V2 है, ना ही V3 भी नहीं है और T3 भी नहीं है। इट मींस हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज 3 to 4 प्रोसेस। 3 to 4 प्रोसेस अगेन एडियाबैटिक ग्राफ में देखा जाए तो जो T नहीं गिवन है हमारे पास, T2 भी नहीं है, V3 भी नहीं है। टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा उसमें। नहीं, T2 और 3 का मैं देखें वो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एडिशन हो रहा है। जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एडिशन हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है और एंट्रोपी भी वहां पे इंक्रीज हो रही है। अच्छा, 3 to 4 प्रोसेस के ऊपर आ जाए। P3 V3 gamma is equal to P4 V4 gamma, again PV is equal to MRT। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? T3 by T4 is equal to V4 by V3 होल पावर गैमा माइनस 1। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें V4 by V3 की रेशियो गिवन है, T3 और T4 गिवन नहीं है। इट मींस मुझे 4 to 1 प्रोसेस के ऊपर जाऊंगी तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? T4 आ जाएगा। तो मूविंग टुवर्ड द 4 to 1 प्रोसेस, V4 जो होता कहते हैं वो V1 में होती है। 4 to 1 process, again that is the constant volume process। volume constant हो तो pressure directly proportional to temperature। तो यहाँ से लिख लें P4 by T4 is equal to P1 by divided by T1। अब इस इक्वेशन के अंदर देखिए P4 भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, P1 भी गिवन है, T1 भी गिवन है। सो द ओनली अननोन इज T4। तो यहाँ से T4 फाइंड आउट कर लें, इट विल बी P4 T1 डिवाइडेड बाय T1। तो ये क्या आ जाएगा? P4 हमें क्वेश्चन में गिवन है 258, T1 हमें गिवन है 317, P1 है 98। तो यहाँ से T4 कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 834.6 केल्विन। यहाँ से T4 आ गया, इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो T3 विल बी इक्वल टू T4 V4 by V3 होल पावर गैमा माइनस 1। T4 कितना आ गया? 834.6। V4 by V3 रेशियो हमारे पास गिवन है 7.5 रेशियो 1, गैमा 1.4 माइनस 1। तो यहाँ से T3 दैट इज द T मैक्सिमम, उसकी वैल्यू आ जाती है 1868.7 केल्विन। तो ये हमने मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो साइकिल के लिए निकाला। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, अब आ जाए एफिशिएंसी के ऊपर। साइकिल की एफिशिएंसी देखें, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, आपके पास एफिशिएंसी के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। कुछ फार्मूला हमने ड्राइव किया था वॉल्यूम की टर्म में, एक फार्मूला हमने ड्राइव किया था टेम्परेचर की टर्म में। हमारे लिए यहाँ पे जो फार्मूला यूज करना है कन्वीनियंट है, दैट इज द टेम्परेचर फार्मूला। हमें पता है कि टेम्परेचर फार्मूला बेसिकली हम इसको कैसे एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू W नेट डिवाइडेड बाय Q एब्जॉर्ब, and we know that for a cyclic process delta U is equal to 0, so W net is equal to Q absorbed minus Q rejected। एब्जॉर्ब किसके ऊपर हो रहा है? m डॉट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। कहां से कहां तक? T3 माइनस T2 माइनस हीट रिजेक्शन किस प्रोसेस के ऊपर हो रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फ्रॉम 4 to 1, so it will be equal to T4 minus T1। वैल्यू पुट करते हैं एफिशिएंसी फार्मूला में, W is equal to m dot Cp T3 minus T2 minus m dot Cp T4 minus T1। Q absorb किसके इक्वल आ जाएगा? m dot Cp T3 minus T2। साइक्लिक प्रोसेस है ना, साइकिल के अंदर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो जीरो होता है आइडियल केस में। यहाँ से एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? MCV T4 minus T1 divided by CP T3 minus T2। We know that CP और CV किसके इक्वल होते हैं? गैमा के इक्वल होता है। तो CV और CP किसके इक्वल आ जाएगा? 1 minus 1 over गैमा T4 minus T1 T3 minus T2। तो सारे टेम्परेचर्स की वैल्यू पुट करते हैं 1 over 1.4
T4 अभी हमने निकाला, डेट इज 834.6 माइनस T1 है 317, T3 हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर है 1868.7 माइनस T2 हमने कितना निकाला था, T2 था हमारे पास 935 केल्विन। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी आ जाती है डेट इज 60.4% साइकिल जो है हमारे पास एफिशिएंट, साइकिल इज 60.4% एफिशिएंट। क्लियर है क्वेश्चन सबको? यही क्वेश्चन देखें पेट्रोल के लिए आ सकते हैं। लेट्स से अगर पेट्रोल के अंदर वो कह देता है कि आपके पास द एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन रेशियोज आर सेम, तो आपके पास RB जो है V1 बाय रेशियो V2 एंड V4 बाय रेशियो V3 दोनों सेम है, तो आपका ये प्रोसेस जो है वो इस तरह के पेट्रोल के लिए भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल जो है सेम न्यूमेरिकल हम उसको पेट्रोल के लिए भी साइकिल डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंट करके हम उसको आगे एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है? यस क्लियर मैम। सेकेंड प्रॉब्लम देखें। An oil engine works on ideal diesel cycle. अभी भी सीधा तो सवाल पूछेंगे आप। जाहिर सी बात है जब करवा रहे हैं तो पूछूंगी। ये ना होना कि वो घुमा फिरा के फ्रंट से। अगर आप लोग क्लास में और जो बुक एग्जांपल्स हैं वो कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में करें मिड टर्म में कुछ डिफरेंट है। अब मिड टर्म में कुछ डिफरेंट था जो क्लास में करवाया गया था इसी में से पूछा गया था। देखो फाइनल ये ना होना कि फाइनल की जरूरत है तो फाइनल आप लोग को वैसे ही ऑन कैंपस आप लोगों ने सीधे सवालों पे भी घूम जाना है। नहीं वो तो कर लेंगे। द overall volume ratio of compression is 11:1 and constant pressure heat addition ceases at 10% of stroke. The pressure and temperature at start of compression, the pressure and temperature at start of compression are 96 kilonewton per meter square, 96 kilonewton per meter square and 18 डिग्री सेल्सियस। यूनिट का खास ख्याल रखना, विदाउट यूनिट आपका आंसर जस्टिफाइड नहीं होता, उसके 0 मार्क्स हैं। आगे चाहे आपने प्रोसेस ठीक किया हो तो यूनिट साथ में मेंशन करना मस्ट है, यूनिट को जस्टिफाई करना मस्ट है। ऐसा नहीं है कि ऊपर आप लोगों ने प्रेशर किलो न्यूटन में लिखा हुआ है और नीचे आके प्रेशर जो आपने वो न्यूटन में कर दिया। तो ऊपर ध्यान से देखिए अगर आप किस यूनिट में यूज करें। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है तो आप इन प्रेशर्स को शुरू से ही न्यूटन पर मीटर स्केल में चेंज करते जाएं ताकि नीचे जाके भी आप उसको वहां पे कंफ्यूज ना करें। 18 degree Celsius respectively. The engine uses 0.05 meter cube of air. The engine uses 0.05 meter cube of air per second. You have to calculate efficiency and power. एफिशिएंसी निकालनी है और सेकंड में हमें क्या निकालना है, पावर। 0.05 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नोट के लिए सबने एफिशिएंसी किसमें? थर्मल एफिशिएंसी। अभी आप लोगों को एक एफिशिएंसी करवाएंगे। अच्छा ये प्रॉब्लम जरा गौर से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप वी हैव टू ड्रॉ द टीवी डायग्राम। पहले इस प्रॉब्लम को समझ लें, उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है।
1 से 2 compression, 2 to 3 heat addition, 3 to 4 expansion, 4 to 1 heat rejection process. अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले देखें आपके पास क्या गिवन है। वो कहते हैं ओवरऑल वॉल्यूम रेशियो ऑफ कंप्रेशन इज 11.11:1। सबसे पहले आपके पास कंप्रेशन रेशियो को हम क्या डिफाइन करते हैं, इट इज द टोटल वॉल्यूम ओवर क्लियरेंस वॉल्यूम। इस फिगर से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है मेरे पास टोटल वॉल्यूम कितना है V1, क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है V2, तो ये क्या आ जाएगा 11:1 आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ V स्वेप्ट डिवाइडेड बाय प्लस V क्लियरेंस डिवाइडेड बाय V क्लियरेंस। तो इस फॉर्मूले से अगर पता चल रहा है कि V क्लियरेंस मेरे पास क्या है, वॉल्यूम का वन पार्ट है जो भी हमारे पास वॉल्यूम है, और टोटल वॉल्यूम जो है मेरे पास V swept plus V clearance, that is the 11 part of the volume. क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है 1 पार्ट है, और टोटल वॉल्यूम उसका कितना है 11 पार्ट है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ V total is equal to V swept plus V clearance. So V swept is equal to V total minus V clearance, and it is equal to 11 minus 1, that is the 10 volumes. तो स्वेप्ट वॉल्यूम मेरे पास कितना आ गया, that is the 10th पार्ट आ गया, उसका 10th वॉल्यूम। उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितना भी वॉल्यूम है उसको हम जब 10th इसका पोर्शन लेंगे तो वो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम आ जाएगा। ये फाइंड करने की मैं सोच क्यों बताते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर देखिए उसने आपको क्या बताया हुआ है। वो कहते हैं कि द हीट एडिशन सीजेस एट 10% ऑफ द स्ट्रोक। हीट एडिशन कहाँ पे सीज हो रहा है, जब 10% ऑफ द स्ट्रोक के ऊपर है। इट मींस मुझे V3 फाइंड आउट करना है। V3 के लिए अब V2 मेरे पास यहाँ से आता है, V2 कितना आ गया, दैट इज 1 वॉल्यूम। V2 मेरे पास कितना आ गया 1 वॉल्यूम, और V1 मेरे पास कितना है, दैट इज 11 वॉल्यूम। अच्छा, अब यहां से मैं लिख सकती हूँ 10% ऑफ द स्ट्रोक, V स्वेप्ट को बेसिकली हम स्ट्रोक भी कहते हैं। सो 10% ऑफ स्ट्रोक मेरे पास क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1 वॉल्यूम। 10% ऑफ स्ट्रोक में वॉल्यूम मेरे पास क्या आ जाएगा 1 वॉल्यूम। तो मेरे पास मैं V3 लिख सकती हूँ, यहाँ से फिगर के ऊपर आ जाए। अब मेरे पास ये 2 से 3 तक ये पोर्शन कितना आ गया, ये वाला कितना आ जाएगा, दिस इज 1 वॉल्यूम प्लस दिस 1 वॉल्यूम। तो 3 पॉइंट का वॉल्यूम मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज द 2 वॉल्यूम। तो 3 पॉइंट का वॉल्यूम मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस वन, क्योंकि हम 0 से हमारा रेफरेंस पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 वॉल्यूम। उसके बाद 10% ऑफ द स्ट्रोक के ऊपर आके 0.3 स्ट्रोक हो गया। 10% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम मेरे पास कितना है, इट इज आल्सो द 1 वॉल्यूम। तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक V3 कितना बन जाएगा, इट विल बी द 2 वॉल्यूम्स। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उसने आपको क्वेश्चन में बताया है कि हीट एडिशन जो है 0.3 जो है वो कहाँ पे आपके स्ट्रोक हो रहा है, 10% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर, 10% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है, 10 वॉल्यूम आपके पास गिवन है। इसका आपने 10% निकाला, वो कितना आ गया 1 वॉल्यूम। इट मींस V3 यहाँ से लेके ये कितना आ जाएगा 1 वॉल्यूम। अब मैं टोटल V3 लिखना है, यहाँ से यहाँ तक तो 1 प्लस दिस 1, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 2 वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। तो V3 मेरे पास कितना आ जाएगा, इट इज 2 वॉल्यूम्स हमारे पास आ जाएगा। तो इसका हमने V1, V2 और V3 जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वॉल्यूम, इट इज जस्ट द रेशियोज। ये हमारे पास क्या है, सिर्फ यहाँ पे रेशियोज गिवन है। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। अब मैं यहाँ पे एफिशिएंसी के लिए टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू गिवन नहीं है। मुझे इजी क्या है कि मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, वॉल्यूम्स का फॉर्मूला यूज करूँ। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर फॉर्मूला ड्राइव किया था एफिशिएंसी का, डीजल इंजन की 1 माइनस 1 अवर RV gamma minus 1 1 over gamma beta power gamma minus 1 divided by beta minus 1। अब कंप्रेशन रेशियो ऑलरेडी गिवन है, gamma गिवन है, बीटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बीटा हमें पता है किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू V3 by V2 वॉल्यूम आफ्टर ऑफ द कंबस्शन चैम्बर आफ्टर द कंबस्शन डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द
कंबस्टन चैम्बर। तो V3/V2, V3 मेरे पास कितना गिवन है 2 वॉल्यूम, V2 मेरे पास कितना गिवन है 1 वॉल्यूम, तो ये रेशियो क्या आ जाएगी, बीटा रेशियो आ जाएगी 2:1, और RB मेरे पास ऑलरेडी गिवन है दैट इज 11:1। गैमा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 1.4, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, 1 - 1 अवर 11 पावर 1.4 - 1 1 अवर 1.4 बीटा पावर 2 1.4 - 1 2 - 1, तो यहाँ से एफिशिएंसी जो मेरे पास आ जाती है दैट इज 55.1% एफिशिएंसी। क्लियर है क्लास के पॉइंट सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट करना है, पावर कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली सिस्टम की पावर क्या होगी, जो उसका नेटवर्क होगा हमारे पास दैट इज द पावर। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इसका नेटवर्क जो है वो कैलकुलेट करना है। अगेन नेटवर्क हम टेम्परेचर की फॉर्म में कैलकुलेट करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर गिवन नहीं है। सो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। साइकिल को देख लें, साइकिल का नेटवर्क किसके इक्वल होगा, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 that is negative work done 2 to 3 constant pressure के ऊपर वर्क डन जो होगा that is the positive, and work done from 3 to 4 again that is positive। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वर्क डन 2 to 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर P2 और P3, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, V3 से लेके V2 तक, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस एक्सपेंशन की वजह से जो वर्क डन हुआ P3 माइनस P4 V4 डिवाइडेड बाय गामा -1, माइनस जो कंप्रेशन की वजह से वर्क हुआ P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय गामा -1। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर वाला फॉर्मूला कन्वीनियंट नहीं है, तो हम कौन सा ये प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर देखिए हमारे पास, अब नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन आर 96 एंड 18 डिग्री सेल्सियस। P1 और T1 मेरे पास गिवन है 96 और 18। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन है, द इंजन यूजेस 0.05 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर सेकेंड। डीजल इंजन हमें पता है कि इनिशियली इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर नहीं आता, ओनली एयर विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पिस्टन सिलेंडर चैम्बर। पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर पे था, पॉइंट 1 के ऊपर पड़ा हुआ था, वहां पे एयर इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई, कहां तक, अंटिल पॉइंट 2 तक वो एयर को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। तो 1 से 2 में यहाँ पे लिख सकते हैं V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.05 मीटर क्यूब। जो एयर का वॉल्यूम है वही उस पिस्टन को ना उसी स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई करेगी ना, गैस है, गैस का वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, जो स्पेस का वॉल्यूम होता है या जिस चैम्बर का वॉल्यूम होता है वही उस गैस का वॉल्यूम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.05 मीटर क्यूब। नहीं, डीजल के अंदर मैंने पहले बताया था सिर्फ एयर आती है हमारे पास, ऑटो इग्निशन है ना, कंप्रेशन इग्निशन है, एयर को कंप्रेस करते हैं। पेट्रोल के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर बन के आता है हमारे पास, वहाँ पे कार्बोरेटर लगा होता है जहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर बन के आता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जो चैम्बर का वॉल्यूम है वही बेसिकली उस गैस का वॉल्यूम है। तो मेरे पास वो क्या आ गया, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.05 मीटर क्यूब। क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास पॉइंट क्लियर है? मैम इसकी समझ नहीं आई। किसकी समझ नहीं आई? एमईसी की के V1 माइनस V2। मैंने दोबारा बताया है, सुन लें कि इनिशियली पिस्टन कहाँ पे था, पॉइंट 1 के ऊपर था, डेट इज द बॉटम डेड सेंटर। जब पिस्टन बॉटम के ऊपर था तो पिस्टन के अंदर क्या आना शुरू हुई, इस चैम्बर के अंदर एयर इंट्रोड्यूस हुई। अब वो एयर कहाँ तक जाएगी, 2 वॉल्यूम तक। 2 उसका कौन सा वॉल्यूम है, जहां पे उसका क्लियरेंस वॉल्यूम बेसिकली आ जाता है। तो टॉप डेड बॉटम डेड सेंटर से लेके टॉप डेड सेंटर तक डीजल इंजन के अंदर क्या आती है, खाली एयर आएगी। जब पिस्टन इस 2 पे चला जाएगा तो वहां पे फ्यूल पंप के थ्रू फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल स्प्रे होगा और वहां पे 2 से 3 आगे कंबस्टन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है V, जो एयर का वॉल्यूम है वो बेसिकली, क्योंकि एयर तो गैस है, उसने किस चीज का वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, उस चैम्बर का वॉल्यूम जो उसने ऑक्यूपाई करना है। तो V1 से लेके V2 तक जो वॉल्यूम होगा दैट इज बेसिकली द चैम्बर वॉल्यूम और द वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन सिलेंडर। क्लियर है क्लास, ये पॉइंट? Yes, clear. चले, अब V1 माइनस V2 हमने लिख दिया 0.05 मीटर क्यूब। अभी मैंने लिखा V1 रेशियो V2 किसके इक्वल है 11:1, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ V1 इज इक्वल टू 11 टाइम V2। आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इसको कंपेयर कर लें, पुट करते हैं V1 की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर, तो 11 V2 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.05 मीटर क्यूब। तो यहाँ से जो मेरे पास V2 की वैल्यू आ जाती है दैट इज 0.005 मीटर क्यूब। V2 आ गया, V1 मेरे पास यहाँ से आ जाता है 0.055 मीटर क्यूब। अब नाउ दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल वॉल्यूम आ गया। V2 आ गया, V1 आ गया, V3 किसके इक्वल है 2 वॉल्यूम थे, 2 टाइम V2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.005, तो V3 हमारे पास आ जाता है 0.01 मीटर एंड वी नो दैट V1 इक्वल है V4। तो ये हमने हर पॉइंट का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लिया। वॉल्यूम आ गया, अब इसके अंदर देखिए हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। प्रेशर हमारे पास सिर्फ P1 गिवन है, हमें P2 भी चाहिए, P3 भी चाहिए और P4 भी प्रेशर फाइंड आउट करना है। अच्छा लिख लें प्रोसेस 1 से 2, P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा। यहाँ से हमें क्या चाहिए, P2 चाहिए, P2 सेपरेट कर लें, P1 V1 डिवाइडेड बाय V2 होल पावर गैमा। P1 हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 96, V1 और V2 की रेशियो मेरे पास कितनी गिवन है 11 1.4। अब आप लोग यहाँ पे ये वॉल्यूम्स पे यूज कर सकते हैं और सिंपली जो रेशियो गिवन है वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम भी उन्हीं रेशियो से आए हैं। तो यहाँ से जो P2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है दैट इज 2755 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, P2 आ गया। प्रॉब्लम से हमें क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है तो P2 किसके इक्वल होगा, P3 के इक्वल होगा। P2 इज इक्वल टू P3। सो लास्ट में हमें सिर्फ P4 कैलकुलेट करना है। प्रोसेस 3 से 4 के ऊपर आ जाए। P3 गैमा इज इक्वल टू P4 V4 गैमा। यहाँ से P4 हमें चाहिए तो इट विल बी इक्वल टू P3 बाय V4 होल पावर गैमा। P3 हमारे पास कितना आ गया 2755, V3 बाय V4 की रेशियो हमारे पास गिवन है। V3 हमारे पास कितने 2 टाइम्स V2 और V4 मेरे पास किसके इक्वल है 11 टाइम्स V2। ये पॉइंट क्लियर है ना, कैसे लिखा है मैंने? तो यहाँ से P4 मेरे पास आ जाता है 253.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर P4 आ जाए। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम क्या है, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। क्या पावर बेसिकली मेरे पास यहाँ पे देखें, पावर क्या होती है बेसिकली वर्क पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम्स किसमें गिवन थे, वॉल्यूम 0.05 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर सेकंड था। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क पर यूनिट सेकंड आ जाएगा, वो किसकी इक्वल होगी, पावर की इक्वल होगी। इसलिए मैंने ये वर्क का फॉर्मूला जो था वो मैंने इसको किसकी इक्वल कर दिया, पावर की इक्वल कर दिया। ये तो पता है ना वर्क का फॉर्मूला कैसे बना है, हाँ जी पता है या नहीं पता? 1 से 2 देखो क्या हो रहा है, कंप्रेशन, कंप्रेशन की वजह से हमें पता है कौन सा वर्क डन होता है, नेगेटिव। 2 से 3 क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, प्रेशर कांस्टेंट है, जब भी वॉल्यूम चेंज होगा तो हमेशा वहां पे क्या होगा, वर्क डन होगा। 3 to 4 क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन की वजह से वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव होगा। 4 to 1 वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही अगर पेट्रोल साइकिल होता तो पेट्रोल के अंदर सिर्फ 2 जगह पे वर्क डन हो रहा था, 1 से 2 और 3 से 4, क्योंकि इसमें 2 से 3 भी कौन सा प्रोसेस होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है हमारे पास। तो यहाँ से मेरे पास जो पावर आ जाती है वैल्यूज पुट करने के बाद W पर यूनिट, ये दो ही ग्राफ है जो हमने किए,
हाँ दो, और ये कार्नर डी की है। ये करंट टू है। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आती है दैट इज 72.75 किलोवाट। दिस इज द फाइनल नेट पावर आउटपुट फॉर ए डीसी साइकिल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये सब प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेफिनेटली प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं आता।